आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद थोड़ा असहज कर दे, लेकिन ये एक ऐसा कड़वा सच है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक राजस्थानी यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। इसका शीर्षक है सांवरी, एक किन्नर की सच्चाई। और देखने में ये केवल कुछ पन्नों का संवाद लगता है, लेकिन इसमें जो बातें छिपी हैं ना, वो समाज के एक बहुत ही स्याह और अंधेरे कोने को उजागर करती हैं। सही कहा। और मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है, ना ही किसी विचारधारा का समर्थन करना है। हाँ, हमारा मिशन सिर्फ इस संवाद की परतों को खोलना है। बिल्कुल। हमें ये समझना है कि इसमें जो इंसानी मजबूरी है या जो सौदेबाजी और लाचारी का ताना बाना बुना गया है, वो असल में क्या कहानी कह रहा है। देखा जाए तो इस संवाद की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये सतही तौर पर एक कहानी लगता है, लेकिन असल में ये उन अमानवीय परिस्थितियों का एक बहुत ही सीधा और क्रूर चित्रण है, जहां एक व्यक्ति का वजूद खत्म हो जाता है। हाँ, जहां उसका पूरा वजूद केवल एक वस्तु या एक सौदे तक सिमट कर रह जाता है। इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट में हमें मानव तस्करी और समाज की उस खोखली मानसिकता की झलक मिलती है जो बंद दरवाजों के पीछे बहुत ही खामोशी से पनपती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम कहानी की शुरुआत पे ही गौर करें तो ट्रांसक्रिप्ट का पहला दृश्य ही बहुत खौफनाक और दमघोटू है। सच में। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को, जिसे बाद में सांवरी के नाम से पुकारा जाता है, उसे जबरदस्ती दुल्हन के कपड़े पहनाए जा रहे हैं और वो इंसान लगातार गिड़गिड़ा रहा है, विनती कर रहा है। वो मजदूरी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये सुनना बहुत अजीब लगता है कि कोई इंसान कठिन से कठिन शारीरिक पीड़ा सहने को तैयार है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। हाँ, इस हताशा के पीछे क्या वजह हो सकती है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एक ना कहने वाली बात नहीं है। ये एक इंसान की चीख है जो अपनी पहचान को बचाए रखने की आखिरी कोशिश कर रहा है। देखो, मेहनत मजदूरी में शरीर थकता है, लेकिन जबरन शादी, और वो भी अपनी असलियत छुपाकर की गई शादी, इंसान की आत्मा और उसकी पहचान को पूरी तरह से खत्म कर देती है। सही बात है। वो व्यक्ति इस धोखे का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि इस झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारत किसी भी पल ढह सकती है और उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। और इसी अंजाम का डर वो जो दलाल है जिसका नाम हरिंदर है, वो बहुत ही शातिर तरीके से इस्तेमाल करता है। हरिंदर केवल उसे डरा ही नहीं रहा है, बल्कि वो उसे एक ऐसी धमकी देता है जो रोंगटे खड़े कर देती है। जिंदा गाड़ देने की धमकी। बिल्कुल। वो कहता है कि अगर उसने कोई गड़बड़ की तो वो उसे और उसके भाई दोनों को जिंदा गाड़ देगा। ये कोई आम कहासुनी नहीं है। क्या ये सिर्फ एक धमकी है या इसके पीछे उस दलाल का पूरा नियंत्रण काम कर रहा है? इसे महज एक धमकी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये खौफ का एक ऐसा ढांचा तैयार करने का तरीका है जहां उस इंसान के पास सोचने, भागने या बगावत करने का कोई विकल्प ही ना बचे। वो पूरी तरह फंस चुका है। हाँ, जिंदा गाड़ देना एक ऐसा वाक्य है जो सीधे तौर पर मौत का फरमान है। हरिंदर जानता है कि जिस व्यक्ति को वो शिकार बना रहा है वो समाज के हाशिए पर खड़ा है। अगर उसे कुछ हो भी गया तो कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा। और इसी लाचारी का फायदा उठाकर हरिंदर उस व्यक्ति की आजादी और उसकी आवाज को पूरी तरह से कुचल देता है। 1 मिनट रुकते हैं। ये सोचना भी बहुत विचलित करता है कि बात सिर्फ डराने धमकाने तक ही सीमित नहीं रहती। हरिंदर उसे ये भी निर्देश देता है कि उसे खरीदारों के सामने किस तरह का बर्ताव करना है। वो मुस्कुराने को कहता है। हाँ, वो एक जगह कहता है कि रोना बंद कर, हावड़ दिखेला तो बिकला। यानी रोना बंद करो, ठीक दिखोगे तभी तो बिकोगे। एक शादी के संदर्भ में बिकोगे शब्द का इस्तेमाल करना, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी मवेशी बाजार की बात हो रही हो। बिल्कुल। और फिर वो उस पर जबरदस्ती मुस्कुराने का दबाव डालता है। कहता है कि चेहरे पे मुस्कान रखो और आंखें नीची रखो ताकि किसी को पता ना चले कि तुम आइटम क्या हो। ये सब क्या दर्शाता है? ये एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता का प्रदर्शन है। हरिंदर उसे एक इंसान के रूप में देख ही नहीं रहा है। जब वो शब्द आइटम या बिकोगे का इस्तेमाल करता है तो इसे समाजशास्त्र की भाषा में वस्तुकरण या कमोडिफिकेशन कहा जाता है। इंसान को एक सामान बना देना। बिल्कुल। आसान शब्दों में कहें तो जब आप किसी इंसान से उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं और उसकी इंसानियत छीन लेते हैं और उसे महज एक बाजारू सामान बना देते हैं जिसे अच्छे से पैक करके बेचना है, हरिंदर वही कर रहा है। और वो जो आंखें नीची रखने वाली बात है, हाँ, जहां तक आंखें नीची रखने और मुस्कुराने की बात है,
ये समाज के उस पुराने सांचे का प्रतीक है जहां एक आदर्श दुल्हन को आज्ञाकारी और चुपचाप सिर झुकाए हुए होना चाहिए। हरिंदर उस व्यक्ति को उसी सांचे में ढालने की कोशिश कर रहा है ताकि खरीदार को शक न हो और सौदा पक्का हो जाए। यहाँ बात सच में बहुत गंभीर हो जाती है। जब ये खरीदार कहानी में प्रवेश करते हैं तो स्थिति और भी ज्यादा अजीब हो जाती है। लड़के वाले, जिनमें नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति और कुछ अन्य लोग शामिल हैं, वो वहां पहुंचते हैं और उनका रवैया देखकर हैरानी होती है। बिल्कुल हैरानी होती है। वे तस्वीर देखकर खुश होते हैं और तुरंत कहते हैं कि घूंघट उठाए देख ले भाई, थारी लुगाई फोटो से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन इसके तुरंत बाद उनका जो अगला सवाल होता है वो पूरी स्थिति की सच्चाई बयां कर देता है। वे ये नहीं पूछते कि लड़की कैसी है, उसकी पसंद क्या है। उनका सीधा और पहला सवाल होता है कि छोरी ने चूल्हा चौका तो आवे या? यानी काम करना आता है या नहीं। मतलब क्या इसे घर का काम करना और खाना बनाना आता है? ये सवाल इतना अहम क्यों है उनके लिए? अगर हम इस घटना को एक बड़े सामाजिक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो यहाँ विवाह एक पवित्र रिश्ता या दो लोगों के मिलन के रूप में नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। ये एक शुद्ध व्यापारिक लेन देन है। वो एक जीवन साथी नहीं तलाश रहे हैं। बिल्कुल नहीं। वे असल में एक घरेलू कामगार या एक मजदूर खरीद रहे हैं जिसके लिए वे एक मुश्त कीमत चुका रहे हैं। चूल्हा चौका आने का सवाल ये साबित करता है कि उस व्यक्ति की अहमियत केवल इस बात पर निर्भर है कि वो घर के काम कितनी अच्छी तरह कर सकता है। उनके लिए ये एक निवेश है। हाँ, और वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका निवेश सही जगह हो रहा है। और हरिंदर उन्हें जिस तरह से आश्वस्त करता है वो शब्द सुनकर तो सच में सिहरन सी हो जाती है। वो कहता है कि उन चिंता मत ही करो, एक बार खूंटे बंध गई तो पच दूध ही दूध है। खूंटे से बांधना? हाँ, ये मुहावरा तो आमतौर पर गाय या भैंस जैसे जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। क्या इंसानों के बीच सौदे सच में इस तरह की भाषा में होते हैं? हाँ, और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि ये भाषा उनके लिए बहुत ही सामान्य है। हरिंदर उस व्यक्ति की तुलना सीधे सीधे एक जानवर से कर रहा है जिसे एक बार खरीदकर घर ले जाकर खूंटे से बांध दिया गया तो फिर उससे बस जीवन भर काम यानी दूध ही लेना है। ये बहुत ही अमानवीय है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब इंसानियत को बाजार की तराजू पर तौला जाता है तो इंसान को पूरी तरह से मवेशी के दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। सौदा तय होने के बाद भावनाओं का कोई मोल नहीं रह जाता। सब कुछ इस बात पर आकर टिक जाता है कि खरीदार को उसकी मनचाही सेवाएं मिल रही हैं या नहीं। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही नाटकीय और खौफनाक मोड़ लेती है। जैसे ही वो घूंघट उठता है, सच्चाई का पर्दाफाश हो जाता है जी। लड़के वालों को अचानक पता चल जाता है कि जिस 500, अब यहाँ ये 500 रुपए 5 लाख या कोई भी भारी रकम हो सकती है, कि सौदे में उन्होंने एक दुल्हन खरीदी थी, वहां उन्हें भारी धोखा मिला है। उनके सामने एक औरत नहीं बल्कि एक हिजड़ा या किन्नर है। और इसके बाद जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत भयानक है। गालियां, धोखे के आरोप और सीधे जान से मारने की धमकियां शुरू हो जाती हैं। तू धोखा देने, जूती बना थारिल, जान से मार दूंगा। ये अचानक से फूटा हुआ इतना भयंकर क्रोध क्या सिर्फ धोखे की वजह से है? इसे समझने के लिए हमें खरीदारों की मानसिकता में उतरना होगा। उनका गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्हें धोखा मिला है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनका खरीदा हुआ उत्पाद खराब निकला है। उत्पाद खराब निकला है, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने पैसे लगाए थे एक ऐसे इंसान पर जो उनके लिए वंश बढ़ा सके और घर का काम कर सके। जब उन्हें पता चलता है कि सामने खड़ा व्यक्ति एक किन्नर है तो उन्हें लगता है कि उनकी पूरी पूंजी डूब गई है। और इस गुस्से में सबसे आसान शिकार वही व्यक्ति होता है जो सामने खड़ा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा असुरक्षित कौन है। अगर हम उस किन्नर की बातों पर गौर करें तो वो असुरक्षा साफ दिखाई देती है। वो खरीदारों के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपना बचाव करती है और कहती है कि मैं कोई धोखा नहीं दियो, आपने मारे साथ जबरदस्ती हरिंदर ने ब्याह करायो है, और जे मैं थाने पहली बता देती तो वो तो मने मार काट। तो ये संवाद दिल चीर कर रख देता है। वो व्यक्ति खरीदारों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो खुद एक मोहरा है। और यही वो बिंदु है जहां में उस किन्नर की चरम लाचारी समझ में आती है। वो इंसान दो अलग अलग तरह की भयानक हिंसा के बीच में बुरी तरह फंसा हुआ है। एक तरफ हरिंदर और दूसरी तरफ खरीदार। बिल्कुल। एक तरफ दलाल की संरचनात्मक हिंसा है जो उसे जिंदा गाड़ देने की धमकी देता है अगर वो नाटक नहीं करती, और दूसरी तरफ खरीदारों का वो तात्कालिक गुस्सा और हिंसा है जो सच्चाई जानने के बाद उसे जान से मार देना चाहते हैं। हाशिए पे खड़ा इंसान ही हमेशा पिसता है। इस पूरी व्यवस्था में जहां पैसे और ताकत का खेल चल रहा है, वो किन्नर व्यक्ति सबसे कमजोर कड़ी है। उसके पास न तो भागने का कोई रास्ता था और ना ही अपनी सच्चाई बयां करने की आजादी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है?
ये तो ऐसा है जैसे कुएं और खाई के बीच फंसे होना। अब इस भारी हंगामे और धमकियों के बाद स्थिति किस दिशा में जाती है? ट्रांसक्रिप्ट का आखिरी हिस्सा शायद इस पूरी चर्चा का सबसे ज्यादा सुन कर देने वाला और स्याह पहलू है। जहां वो समझौता करते हैं। हाँ, वहां एक बहुत ही अजीब और खौफनाक समझौता होता है। ताऊ और बाकी लोग रोते पीटते हैं कि उनका सब कुछ लुट गया। वो कहते हैं कि है नुकसान रे भरपाई क्या करा, सारू जमी हिस्सा भी गया और लुगाई भी ना मिली। मतलब पैसा भी गया और पत्नी भी नहीं मिली। हाँ, पैसा भी गया, जमीन भी बिक गई और पत्नी भी नहीं मिली। वे लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह खरीदार, जो खुद इस मानव तस्करी का हिस्सा हैं, वो अचानक से खुद को पीड़ित की तरह पेश करने लगते हैं। उनका सारा ध्यान उस इंसान की दुर्दशा पर नहीं है जिसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। उनका ध्यान अपने पैसों पर है। उनका ध्यान अपनी आर्थिक हानि पर है। और यहीं पर उपयोगिता का वो क्रूर गणित शुरू होता है। वे लोग आपस में बैठकर एक बहुत ही ठंडी और कैलकुलेटेड बातचीत करते हैं। और वो गणना क्या है? वे तय करते हैं कि एक औरत के घर में होने के 2 मुख्य कारण होते हैं। वे तर्क देते हैं कि औरत का पहला काम है शारीरिक जरूरतें पूरी करना और बच्चे देना। वे तय करते हैं कि एक औरत के घर में होने के 2 मुख्य कारण होते हैं। वे तर्क देते हैं कि औरत का पहला काम है शारीरिक जरूरतें पूरी करना और बच्चे देना, और दूसरा काम है घर संभालना और चूल्हा चौका संभालना। क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति किन्नर है, वो पहला काम तो नहीं कर सकता। तो क्या वे उसे आजाद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। वे एक अमानवीय फैसला लेते हैं। वे कहते हैं कि मान्य पहलो काम नहीं कर सके, दूसरो काम तो कर सके है, आधा ही सही। अरे मुंह की तो वसूलना। हाँ, ये कुछ तो वसूल करेंगे। सुनकर सच में रूह कांप जाती है। इस वसूली के पीछे की सोच को समझना बहुत जरूरी है। ये वाक्य इस बात का प्रतीक है कि उनके लिए वो इंसान एक डूबा हुआ कर्ज है। इंसान गया भाड़ में, उसकी भावनाएं गईं भाड़ में। उन्होंने पैसा लगाया है तो वो वसूलेंगे। हाँ, वे उस इंसान से पाए वसूल करेंगे। वे तय करते हैं कि चूंकि वे इस व्यक्ति से वंश नहीं बढ़ा सकते, इसलिए वे इसे एक बिना पगार के मजदूर की तरह रखेंगे। एक बंधुआ मजदूर जो उम्र भर उनके घर का काम करेगा। ये बहुत ही खौफनाक है। लेकिन इस फैसले के पीछे केवल आर्थिक वसूली ही एक कारण नहीं है। एक और बहुत बड़ा सामाजिक दबाव है जो खरीदारों को भी बांधे हुए है। वो दबाव क्या है? क्या वो समाज का डर है? ठीक पहचाना, वो है झूठी इज्जत का दबाव। ताऊ उस संवाद में कहता है कि अगर झूठ का भांडा फूट गया, अगर दुनिया को पता चल गया कि उन्होंने अपनी जमीन बेचकर और पैसे देकर एक किन्नर को घर में लाया है, तो दुनिया क्या बात करेगी? लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। जाती है। और इसीलिए वो उसे छुपा लेते हैं। वे अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव वालों से इस बात को हमेशा के लिए छुपाने का फैसला करते हैं। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जे झूठ भांडो फूट गो, तोरे सब जालरे दुनिया बात करे जे है, चुपचाप चलन दे, यानी सब चुपचाप चलने दो। ये सोचना भी कितना खौफनाक है कि अपनी झूठी शान को बचाने और अपने डूबे हुए पैसे की भरपाई के लिए वो लोग एक जीते जागते इंसान को ताउम्र एक झूठ जीने पर मजबूर कर देते हैं। उस किन्नर को एक ऐसी कैद में डाल दिया जाता है जहां उसे हर दिन एक औरत होने का नाटक करना है, बिना किसी अधिकार के, बिना किसी पहचान के, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक उपयोगी वस्तु बनकर। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक सच यही है। ये ट्रांसक्रिप्ट महज एक वीडियो का संवाद न रहकर एक बहुत बड़ी सामाजिक टिप्पणी बन जाता है। सही बात है। यह हमें दिखाता है कि समाज के कुछ हिस्सों में इंसान की अपनी कोई कीमत नहीं होती। उसकी कीमत इस बात से तय होती है कि वो दूसरों के उपयोग में कितना आ सकता है। किन्नर समाज के लिए ये स्थिति और भी भयावह है, क्योंकि उन्हें न तो मुख्यधारा का समाज अपनाता है और न ही ऐसे शोषक उन्हें इंसान समझते हैं। उन्हें बस एक उपकरण मान लिया जाता है। बिल्कुल, एक उपकरण जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके और खराब होने पर किसी और काम में लगा दिया जाए। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो यह स्रोत सामग्री मानव तस्करी, विवाह के नाम पर होने वाले आर्थिक सौदों और समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों की लाचारी का एक बेहद कड़वा उदाहरण है। यह विश्लेषण हमारे लिए अहम है क्योंकि ये सोचने पर विवश करता है कि कैसे हमारे ही समाज के कुछ हिस्सों में किसी इंसान को सिर्फ इसलिए खरीदा और बेचा जा सकता है क्योंकि किसी को घर का काम करने वाली चाहिए या अपना वंश आगे बढ़ाना है। और हमें ये भी समझना होगा कि जब रिश्ते की बुनियाद सौदेबाजी, झूठ और खौफ पर रखी जाती है, तो वहां इंसानियत का कोई वजूद नहीं बचता।
ये संवाद इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जब इंसान को महज एक संपत्ति मान लिया जाता है तो उसके सारे अधिकार संपत्ति के मालिक की दया पर निर्भर हो जाते हैं। ये एक ऐसा सच है जो हमें हमारे आसपास के उस अंधेरे की ओर देखने के लिए मजबूर करता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा विचार है जो शायद हम सभी के मन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। ये संवाद तो एक समझौते पर खत्म हो गया, जहां गांव वालों से सच छुपाने और उस इंसान से घर का काम करवाकर पैसे वसूलने की बात तय हो गई। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि समाज की इसी झूठी इज्जत और पैसे की वसूली के नाम पर न जाने ऐसे कितने ही घरों के बंद दरवाजों के पीछे कितने ही लोगों की असली पहचान को हमेशा के लिए दफना दिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वे किसी और के लिए उम्र भर एक उपयोगी वस्तु बने रह सकें। ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम यहीं छोड़ रहे हैं ताकि इस पर खुद गहराई से विचार किया जा सके। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।